अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय केएच। बच्चों, नाइन्थ क्लास न्यू बुक जो है मैथमेटिक्स की पंजाब टेक्स्ट बुक, उसकी आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने करेक्ट आंसर को क्लिक करना है। सबसे पहले देखें, वो कहता है जी 7 और इसका स्क्वायर रूट इज। ये हमारे पास इंटीजर है, रैशनल है, इररेशनल है या फिर नेचुरल है। तो बच्चों, जितने भी इस तरह के नंबर होते हैं, यानी कि अगर कोई आपके पास प्राइम नंबर हो और वो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा हो, जैसे ये हमारे पास 7 है, या इसी तरीका का कोई और भी प्राइम नंबर हो सकता है, तो वो अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा होगा तो वो बेसिकली हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, सेकंड वाला, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर होते हैं, ये आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ एक्सरसाइज के अंदर। थर्ड वाला देखें, वो क्या कहता है जी, इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, कि n अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देन n का स्क्वायर रूट अगर लिया जाए तो वो क्या होगा? वो रैशनल होगा, इरेशनल होगा, नेचुरल होगा या इंटीजर होगा? अच्छा बच्चों, अगर आपके पास ना परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि आपके पास 4 है, अगर इसका स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ये 2 आएगा। तो अगर तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर वो होता है रैशनल। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर रैशनल वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर क्या होगा? तो फिर आप इसको इरेशनल कहेंगे। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट इज। बच्चों, ये 3 का स्क्वायर रूट भी एक इरेशनल है और 5 का स्क्वायर रूट भी एक इरेशनल नंबर है। तो जब दो इरेशनल नंबर आपस में ऐड हो रहे हो तो उनका जो आंसर होता है वो भी आपके पास एक इरेशनल नंबर ही होता है। अच्छा, इसके बाद देखें, ये आपके पास एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। x अगर x के इक्वल होगा तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। मैंने बताया भी था कि इसको सेल्फ से याद कर सकते हैं, जैसे माई सेल्फ, इट सेल्फ। तो माई सेल्फ से रिफ्लेक्सिव, यानी कि वो खुद के ही इक्वल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, then a is greater than b and b is greater than c, it implies a is greater than c is called the property। इस प्रॉपर्टी का हमने नाम बताना है कि इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो बच्चों, इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताई हुई है, जिसने ये वाला चैप्टर समझ के तैयार किया उसको तो पता होगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ना इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 8 और इसकी पावर x। 64 को बच्चों कुछ ना कहें। ओके, यहाँ पे देखें 8 2 ज़र 16 आ जाएगा और इसकी पावर x इज इक्वल टू 64। इनको पावर ना बना के लिख दें भला, ये 4 की पावर 2x, यानी कि 4 4 ज़र 16 होता है और ऊपर हम एक 2 ये स्क्वायर लगा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ से देखें ना तो बेस आपस में सेम है, तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर वाली पावर है ना ये भी इक्वल होगी। 2x जो होगा ये इक्वल होगा 3 के, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा x का। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारे पास आ चुकी है, जो कि क्या है, 3/2 है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये राइट आंसर है। अब जी क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड। अगर ए बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास दो नंबर है, इन दोनों को वो कहता है कि ऐड करके हमें आंसर निकाल के दें। 75 प्लस 27 का स्क्वायर रूट है। इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों, ये हमारे पास था 75, इसका स्क्वायर रूट और इसमें प्लस हो रहा है 27 एंड इट्स का स्क्वायर रूट। अच्छा बच्चों, इनको हमने सॉल्व करना है। ये 75 जो है ना इसका आप यहाँ पे फाइंड कर लें इसकी फैक्टराइजेशन। सबसे पहले ये 3 पे होगा, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5 और 27 की होती है 3 पावर 3 होता है। ठीक है, तो बहरहाल हम इसको लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, इसका स्क्वायर रूट प्लस ये हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अलग कर देता हूँ और एक 3 अलग कर देता हूँ। अच्छा, इसको अब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 का तो बाकी 5 बच जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे प्लस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और बाकी एक 3 का स्क्वायर रूट। अच्छा, ये 5 और प्लस 3 करूंगा तो 8, 8 एंड 3 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है।
लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस नंबर, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। इज वो हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, इरेशनल या फिर रैशनल। तो अभी हम इसको ना प्रोडक्ट इसका फाइंड करके अभी चेक कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास है 3 + 5 स्क्वायर रूट, और एक हमारे पास दूसरा जो है ना वो है 3 - 5 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करें तो 3 का स्क्वायर, यानी कि इस पे फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ a - b, a+b वाले पे फार्मूला लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9 माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो 5, और ये इक्वल आ जाएगा 4 के। तो बच्चों ये जो 4 है ना ये हमारे पास क्या नंबर है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से अगर 4 को देखा जाए ये प्राइम नंबर है नहीं, ऑड नंबर है नहीं, इरेशनल है नहीं, इरेशनल भी नहीं है, तो ये रैशनल है। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना ये हमारा राइट आंसर है। ओके बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 एंड अप टू सो ऑन सारे इसके एक्सरसाइज जो है इसकी ये कंप्लीट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए बी सी इन तीनों की वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, ए की भी, बी की भी और सी की भी। हमने काम क्या करना है, ये जो नीचे हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है ना हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल लिखनी है। आप इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करें, फिर राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करें, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इस जैसे मैंने किया हुआ इकट्ठा ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे ज़्यादा ईजी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख दी, बी की जगह पे बी की, सी की जगह पे सी की, ब्रैकेट्स को भी कुछ नहीं कहा, प्लस को भी कुछ नहीं कहा, यहाँ पे इस साइड पे भी मैंने उसी तरीके से वैल्यूज को पुट कर दिया। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे देखें ना इन दोनों, ये सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 5 3 ज़र 15 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। याद रखना है हर बार एलसीएम जो होता है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके नहीं आता कि 5 3 ज़र 15 आ गया, ठीक है। तो बहरहाल मैं आगे आपको इसका एलसीएम लेना सिखाऊंगा भी सही, वैसे अब तक आपको आ जाना चाहिए था। अच्छा 15 आ चुका है, तो अब इसको हम 3 वाले टेबल पढ़ देंगे। 3 5 ज़र 15 होता है, वो वाला जो 5 आंसर आ रहा है वो ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई होकर 25। इधर 5 3 ज़र 15, 3 7 ज़र 21 आ जाएगा। अच्छा बहरहाल हमने इस साइड पे एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाली वैल्यूज दोनों ऐड हो जाएंगी, 25 प्लस 21 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 15। अब बच्चों ये यहाँ से कैंसिल नहीं हो सकता, 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15। ओके, तो ये हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 10, तो 49/10 आंसर आ जाएगा इस साइड का। इस साइड पे ज़रा देखते हैं, वैल्यूज प्लग इन कर ली थी, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो 5 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन इस साइड पे कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो 3 7 ज़र 21 आ जाएगा एंड 5 2 ज़र 10 आ जाएगा। अब बच्चों इस साइड का भी हम लेंगे एलसीएम, तो इस साइड का जो एलसीएम है वो आ रहा है 10। यहाँ पे 10 2 ज़र मैंने 20 नहीं लिखा। एलसीएम लेने का मेथड बता देता हूँ। जिन भी नंबर्स का आपने एलसीएम लेना होता है उनकी आपने इस तरीके से करनी होती है इकट्ठी फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10। अब बच्चों ये 1 को कुछ नहीं कह सकते, 5 1 ज़र 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, 5 2 ज़र 10 आ जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम का हमारे पास आंसर आ गया 10। अब हमने 2 वाला टेबल पढ़ना है, जब 10 आ जाए तो स्टॉप। 2 5 ज़र 10 होता है ना, वो 5 ऊपर मल्टीप्लाई होकर 25, और इधर 10 है नीचे, तो 10 1 ज़र 10 होता है, 121 से वही 21 ही रहेगा। बहरहाल दोनों को ऐड किया और यही आंसर। तो हमने यही प्रूव करना था कि ये दोनों साइडें जो है ना ये इक्वल हैं या नहीं है, तो हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं, हेंस वेरीफाइड। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम इसी तरीके से हुआ है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमें ए बी और सी तीनों वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, और कहता है देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमने बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसकी वेरीफाई करवानी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है, इसकी स्टेटमेंट तैयार करनी है। मैंने पहले भी वैसे आपको बताया हुआ है कि जो आपके पास ये प्रॉपर्टीज दी हुई है ना एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, और हमने देखा भी है कि रिव्यू में कितनी सारी प्रॉपर्टीज आई हुई हैं। तो बहरहाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे ना हमने क्या काम किया है, यहाँ पे मैंने बस उसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो मैंने लिख दी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मैं इसकी वैल्यूज प्लग इन कर देता हूँ, ए की जगह पे ए की,
बी की जगह पे बी की वैल्यू और सी की जगह पे सी की वैल्यू। दूसरी साइड पे भी मैंने ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखी, बी की जगह पे बी की और सी की जगह पे सी की। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज थी उन दोनों का मैंने ले लिया एलसीएम, जो कि ये सॉल्व कर दिया। फिर जब मैंने इनका आंसर निकाला, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर आ चुका है 17/4। इन दोनों का दोबारा से मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि 4 3 12 आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यानी कि कैसे किया है, 3 का अगर टेबल पढ़ूँ 12 तक तो 3 4 12 होता है, तो वो जो 4 है ना वो इस 4 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके 4 4 16। इधर भी 4 3 12 होता है, तो 3 17 से मल्टीप्लाई होके 51। अच्छा, इसको ना मजीद आगे भी सॉल्व करना है। 16 प्लस 51 करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 67 हमारे पास आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12। और बच्चों इस साइड पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 40 50 60 एंड 67 डिवाइडेड बाय 12। तो दोनों साइडों का हमारे पास आंसर इक्वल आ चुका है, और यही हमने वेरीफाई करनी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये भी वेरीफाइड हो चुकी है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ओके। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास ये जो इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ये मैंने अंडर मल्टीप्लिकेशन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये लिख दी है। अब यहाँ पे मैंने ए बी और सी की वैल्यूज भी प्लग इन कर दी हैं। इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये 4/3 को कुछ भी ना कहें, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करना होता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये 7 5 और 35 हमारे पास आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 4 2 8। ओके बच्चों, इक्वल आ जाएगा। यहाँ से आप ना कुछ कैंसिल कर सकते हैं। भला क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, 2 1 2, 2 2 4, तो 5 2 10 हमारे पास ऊपर लिखेंगे हम, 5 2 10 डिवाइडेड बाय 3 1 3। और बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहा है भला किसके साथ, 7/4 के साथ। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, इसको ना मजीद आगे सॉल्व कर लेते हैं। सिंप्लीफाई यहाँ पे हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, 4 1 4 4 2 8। तो बच्चों ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 35 डिवाइड बाय 3 2 6। और इस साइड पे भी कैंसिल हो सकता है, 2 2 4 2 5 10, 7 5 35 डिवाइड बाय 6। बच्चों ये भी दोनों साइडें इक्वल आ चुकी हैं, ये भी वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस वेरीफाइड। बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। जीरो जो है ना, हमें बताएं कि ये रैशनल है या इरैशनल है। छोटी सी बात यहाँ पे समझते चलें। हमारे पास हमने स्टार्ट वाले टॉपिक में सबसे पहले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं ना, इसमें जीरो भी आता है, वन भी आता है, माइनस वाले यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे होते हैं, सारे नंबर आ रहे होते हैं। तो इसमें ना या तो नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल होते हैं या फिर इरैशनल होते हैं, यानी कि रैशनल और इरैशनल दोनों नंबर मिलके जो है ना वो हमारे पास ये बनते हैं रियल नंबर्स। तो वो वाले नंबर्स जिनको आप पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो ये जो जीरो है इसको भी तो मैं क्यू पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि जीरो बाय अगर मैं 1 लिख दूं तो इसका आंसर क्या है, इसका मतलब यही तो है कि ये जीरो है। जीरो बाय अगर मैं 7 लिख दूं तो इसका आंसर भी क्या है, ये जीरो ही है। तो जीरो को मैंने कैसे लिख दिया, 0/7 0/1 की फॉर्म में लिख दिया। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है। तो यहाँ पे इसका बहरहाल आंसर भला क्या आएगा, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर कि हमारे पास जीरो जो है ना ये एक रैशनल नंबर है। और इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना वो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं, बिकॉज जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर क्यू जीरो हो जाएगा ना तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यू है ना वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली बेशक ज़ीरो हो जाए। तो ये हमारे पास जो है ना ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो ज़ीरो है ये इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसकी एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं कि ये 0/1, 0/9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको देखते हैं। स्टेट ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। हमने यहाँ पे ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है रियल नंबर की, वो बतानी है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहता है कि वो जितने भी ए बी कोई आपने दो नंबर लेने हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, तो उनमें क्या होगी ट्रिचोटोमी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि वो वाले जो दोनों नंबर होंगे ना, आइदर ए इज इक्वल टू बी होगा, और या फिर क्या होगा, ए इज लेस देन बी होगा, और ए इज ग्रेटर देन बी होगा। यानी कि या तो ए बी के बराबर होगा, या छोटा होगा, या फिर बड़ा होगा। तीनों एक साथ नहीं हो सकता कि वो छोटा भी हो, बड़ा भी हो, बराबर भी हो। तो तीनों में से एक, ये और का वर्ड हमें ये बता रहा है कि कोई एक काम होगा इसमें से। बहरहाल ये हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी इसको लिख के देनी थी और वो हमने लिख के दे दी है। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमने ना कोई से दो रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 4 और 5 के दरमियान। पहले भी बता चुका हूँ, अगेन आप सुन लें। अगर मैं यहाँ पे इस रियल लाइन के ऊपर एक नंबर लूँ 4, फर्ज कर लो ये नंबर यहाँ पे है 4, और एक नंबर यहाँ पे ले लो 5, तो इन दोनों के दरमियान में अगर कोई मैं रियल नंबर या इन दोनों के दरमियान में ये मिड पॉइंट में फाइंड कर लूँ, तो ये वाला जो नंबर होगा ये एक रैशनल नंबर होगा, और ये वाला रैशनल नंबर जो होगा इन दोनों नंबर्स के दरमियान ही तो आ रहा है। तो यहाँ से एक नंबर तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये तो फाइंड करते हैं ना। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फॉर फर्स्ट रैशनल नंबर, यानी कि हम जो है ना सबसे पहले पहला रैशनल नंबर जो है ना उसको फाइंड कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये वाला हम कैसे फाइंड करेंगे। एक हमारे पास नंबर है जी 4 और दूसरा नंबर है 5। इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे लेते हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। मिड पॉइंट कह सकते हैं या एवरेज भी कह सकते हैं। 4 + 5 करेंगे तो 9, 9/2। तो इन दोनों के ये जो दरमियान वाला नंबर है ना, ये हमारे पास नंबर है 9/2। तो एक नंबर तो हमने ये वाला फाइंड कर लिया। अब फॉर सेकंड नंबर, अब बच्चों यहाँ पे ना आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप सेकंड नंबर यहाँ पे फाइंड कर लें, यानी कि 9/2 और 5 के दरमियान, या फिर 4 और 9/2 के दरमियान आप फाइंड कर लें। तो दोनों में से कोई भी आप काम करेंगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं किया जाएगा। बहरहाल हम यहाँ पे 9/2 और 5 के दरमियान कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों अगर ये 9/2 और इसमें हम पॉइंट ऐड करेंगे 5, और ये ऐड करने के बाद हमने इसको 2 पे डिवाइड भी करना है। जैसे हमने ऊपर भी यही काम किया है कि दोनों पॉइंट को ऐड करके फिर 2 पे डिवाइड भी किया है। तो इसको 2 पे डिवाइड करने का यही मतलब है कि आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 के साथ, तो ये 2 पे डिवाइड ही हो रहा है। ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये अंदर वाले का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2, ऊपर बच्चों बच जाएगा हमारे पास 9 + 2 5 10 होता है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ। तो ये हमारे पास नीचे तो आ जाएगा 4, और ऊपर हमारे पास 9 + 10 विल बी 19, 19 1 19, यानी कि ये 19/4 आ चुका है। बहरहाल ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 19/4। तो हमने दो नंबर फाइंड करने थे और दोनों नंबर हमने फाइंड कर लिए। एक हमने फाइंड किया 9/2 और दूसरा हमने फाइंड किया है 19/4। यही उन्होंने कहा था कि दो नंबर हमें रैशनल फाइंड करके दें जो कि 4 और 5 के दरमियान, वो कोई से भी हो सकते हैं, जो मर्जी आप फाइंड कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास ये बेसिकली 3 पार्ट हैं, इसके 2 ये हैं और एक हम आगे करेंगे। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। बच्चों ये बड़ा सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने क्या काम किया, ये जो इसकी स्क्वायर रूट, ये ऊपर 5th रूट है ना, इसको मैंने ख़त्म करवाया। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया पावर 1/5। अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी थी उनको कुछ भी नहीं कहा। ओके,
अब बच्चों ये जो 1/5 पावर है ना, ये सभी के साथ मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई करवा दी है, यानी कि x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ऐसे करके। ओके, यहाँ से ये कैंसिल नहीं हो सकती, 5 1 ज़र 5 एंड 5 3 ज़र 15, यानी कि x की पावर 3 ये मैंने इधर नीचे लिख दिया। यहाँ पे ये भी कैंसिल, 5 1 ज़र 5 5 7 ज़र 35, तो y की पावर 7 और नीचे z की पावर 4 आ जाएगी कैंसिल होके। अच्छा, यही बच्चों हमारा आंसर है। अब ज़रा ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों ये ना हम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों क्या काम करेंगे, ये जो 27 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, लेकिन इस 27 की पावर ऊपर थी हमारे पास 2x। ओके, अब बच्चों ये जो ऊपर एक थर्ड रूट है ना इसका, इसको मैं ख़त्म करवा के यहाँ पे इसकी पावर लिखूंगा 1/3। और आपने देखा है कैसे मैंने ये ब्रैकेट जो है ना, ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ की है, क्योंकि एक टाइम पे आप दोनों बड़ी सेम ब्रैकेट्स जो होती हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ये रूल होता है, लेकिन कई बार हम कर भी रहे होते हैं। बहरहाल इतना ख़ास मसला नहीं है। अच्छा, ये वाली ना अंदर आपके पास देखें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 2 ज़र 6x, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3। अब ये कैंसिल होती है पावर, बोला कैसे, ये जो 3 है ना, ये 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6, तो 3 की पावर 2x हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यही बच्चों हमारा आंसर है। इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में यही आंसर गिवन होगा। ओके बच्चों, इसका हमारे पास थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसको ज़रा देख लेते हैं। ये हमारे पास है 6 और 3 की पावर n+2 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर n और फिर डॉट 3 की पावर 2, यानी कि ये जो हमारे पास बेस सेम है, जब ये मल्टीप्लाई होगी तो पावर ऐड हो जाती है। अच्छा, अब नीचे हमारे पास देखें 3 की पावर n+1 है, तो 3 की पावर n अलग लिख देता हूँ और 3 एक अलग कर देता हूँ, फिर माइनस और 3 की पावर n। बच्चों ये बेसिकली मुझे कैसे पता चला था कि मैंने इसकी पावरें अलग अलग लिखनी, क्योंकि यहाँ पे ना 3 की पावर n मुझे ये बता रहा था कि अगर किसी तरीके से ऊपर और नीचे 3 की पावर n कॉमन लेके मैं कैंसिल करवा दूँ तो बड़ा आसानी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम कुछ नहीं कहते, वो ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन में खड़ी हैं तो कैंसिल हो सकती हैं। लेकिन नीचे हम ना 3 की पावर n कॉमन लेंगे, तो इस पहले वाली वैल्यू में से जब हमने कॉमन लिया, इस पहले वाली वैल्यू में से, ये हमारे पास पहले वाली वैल्यू है, ठीक है, पहली वैल्यू, इसमें से जब हमने 3 की पावर n कॉमन लिया तो बाकी हमारे पास अंदर बच जाता है 3, देन माइनस, यहाँ से 3 की पावर n तो हमने कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ये 3 की पावर n और 3 की पावर n आपस में कैंसिल, और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ऊपर 3 3 ज़र 9, और 9 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 विल बी 2। ओके, इसको मजीद कैंसिल नहीं किया जा सकता। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 एंड 2 7 ज़र 14, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 27। ओके बच्चों, इसके बाद हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखें वो कहता है जी, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड 3 इंटीजर्स। हमें कहता है कि आप ना हमें वो वाले इंटीजर्स फाइंड करके दें जो एक दूसरे के साथ साथ भी हों और ऑड भी हों। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर है ना, जैसे आपके पास कोई नंबर है 5, उसके बाद उसके अगला जो ऑड नंबर होगा वो कौन सा होगा, 7 होगा, और इसके बाद उसके फ़ौरन बाद जो नंबर आएगा वो 9 होगा, यानी कि ये हमारे पास ऑड नंबर है। तो वो कहता है कि इस तरीके से आपने कोई 3 ऑड नंबर फाइंड करके देने हैं, जिनको आप ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है ना वो 51 आना चाहिए। अच्छा बच्चों, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ना ऑड नंबर्स को समझना पड़ेगा। ऑड नंबर्स भला कैसे करके होते हैं वैसे, अगर एक नंबर 5 है ना, तो दूसरा नंबर जो होगा ना वो 5+2 होगा, और जो तीसरा नंबर होगा वो 5+4 होगा, यानी कि इनमें ना दो दो नंबर्स का डिस्टेंस होता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नंबर में उनमें से वो जो मैंने 3 नंबर फाइंड करने हैं उनमें से एक नंबर को अगर मैं x बोलूँ तो दूसरा नंबर x+2 होगा और तीसरा नंबर मेरे पास x+4 होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके सोल्यूशन में कि लेट x, x+2 एंड x+4 बी द 3 ऑड कंसेक्टिव इंटीजर्स, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन तीनों का जो सम है ना वो 51 आना चाहिए।
यहाँ पे ये x और x ये टोटल मिलके 3x, 4 और प्लस 2 करूँगा तो आंसर 6 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 51 के। प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, माइनस किया तो आंसर 45, जो 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड, और x इज इक्वल टू 15। अच्छा, ये जो मैंने 3 नंबर्स लेट किए थे ना इंटीजर्स ऑड, उनमें से पहला इंटीजर जो है ना वो मेरे पास आ चुका है। तो दूसरा मेरे पास क्या था, वो था x+2। इसका मतलब है कि मैं 15 + 2 करूंगा तो मेरे पास दूसरा जो ऑड नंबर है वो निकल आया। तीसरा नंबर मैंने लेट किया था x+4, तो 15 + 4 किया तो मेरे पास थर्ड नंबर भी निकल आया। तो यहाँ पे नीचे मैंने आंसर में लिख दिया, सो 15, 17 एंड 19 आर द रिक्वायर्ड ऑड कंसेक्टिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू अ बकेट्स। कहता है कि अब्दुल्ला जो है ना वो क्या काम कर रहा है, 96 बॉल्स लेके उनको दो मुख्तलिफ बकेट्स में डाल रहा है। बाल्टियाँ ले लें, या बाल्टियाँ कह सकते हैं, टोकरियाँ कह सकते हैं, ठीक है। वन बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। कहता है कि उसमें से एक बकेट के अंदर ना 28 बॉल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हमने फाइंड करना है कि दोनों बकेट्स में कितने कितने बॉल्स हैं। अब देखिए हमें तो नहीं पता कि उनमें कितनी है, कितनी बॉल्स हैं। यहाँ पे ना हम लेट कर लेते हैं कि लेट बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, कि एक बकेट के अंदर ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितनी बॉल्स हैं, उनको लेट कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है, यानी कि एक बॉल जो पहली बकेट है उसके अंदर x बॉल्स हैं, ठीक है। अब ये हमने इसमें लेट कर लिया है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि कितनी बॉल्स हैं, तो इसको हमने इसलिए वजह से लेट किया। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बॉल्स इन सेकंड बकेट। बॉल्स इन सेकंड बकेट की अगर हम बात करें तो उसमें x+28 होंगी, क्योंकि अगर एक में x हैं तो दूसरी में x+28, यानी कि 28 बॉल्स उसमें ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इसको चलते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास इन दोनों बॉल्स को आप ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 96 आएगा। यानी कि अगर हम x जो फर्स्ट बकेट के अंदर बॉल्स हैं उनमें अगर ऐड कर दें सेकंड बकेट वाली बॉल्स को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली 96 आएगा। बच्चों यहाँ पे देखें ये x+x बेसिकली 2x के इक्वल आ जाएगा, और ये 28 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 28 हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ से हमारे पास 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28 करेंगे तो आंसर विल बी 68, और यहाँ से x इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो यहाँ से x जो है ये इक्वल आ जाएगा 34 के। अच्छा, ये हमारे पास वो वाली बॉल्स हैं जो फर्स्ट बकेट के अंदर है, लेकिन सेकंड बकेट के अंदर इसमें से इससे ज़्यादा होंगी। कितनी बॉल ज़्यादा होंगी, 28, यानी कि ये होंगी हमारे पास x+28। x+28 का मतलब है कि 34 + 28, और बच्चों अगर इनको ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 62। तो फर्स्ट बकेट के अंदर हमारे पास 34 बॉल्स है और सेकंड बकेट के अंदर हमारे पास 62 बॉल्स हैं। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है सलमा इन्वेस्टेड इतने रुपीज इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ दिस पर एनम, यानी कि एक साल के ऊपर उसको ना इतने पैसों के ऊपर बैंक जो उसको प्रॉफिट दे रहा है वो इतने रुपीज़ है, इतने परसेंट दे रहा है प्रॉफिट। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद उसका जो प्रॉफिट रेट है ना वो चेंज होके 8% हो गया है, इंक्रीज कर दिया गया 8%, ठीक है, पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स। आप फाइंड करके दें कि 7 सालों के बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी। अब देखें उसने ना पहले 2 सालों में जो प्रॉफिट लेना है ना वो इस हिसाब से लेना है, और अगले जो 5 सालों में उसने प्रॉफिट लेना है वो इस हिसाब से लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पहले 2 सालों का प्रॉफिट निकाल लें और फिर उसके बाद हम अगले 5 सालों का प्रॉफिट निकाल लें, और जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है वो दोनों प्रॉफिट ऐड कर लें,
और साथ में ये वाली जो हमें कीमत दी हुई है ये भी अगर ऐड कर लें तो हमारे पास वो उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी जो उसके पास होगी 7 सालों बाद। अगेन सुन लें भला क्या क्या चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं। एक तो हम ये चेक कर रहे हैं कि साथ उसको 2 सालों का प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि 2 सालों का जो प्रॉफिट होना है ना उसका रेट ये वाला है, इस रेट से उसको प्रॉफिट होगा। और अगले 5 सालों में उसको जो प्रॉफिट होना है वो 8% होना है। तो हमने दोनों 2 साल का भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है और 8 साल का भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना है। जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है 7 सालों में वो वाला प्रॉफिट निकल आएगा दोनों को ऐड करके। और फिर हम वो वाली अमाउंट भी उसमें ऐड कर देंगे जो उसके पास अभी है, तो उसके पास जो टोटल अमाउंट होगी ना वो हमारे पास निकल आएगी। अब देखें यहाँ पे ना मैंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे उसके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि जो इन्वेस्टमेंट उसकी भी थी वो हमारे पास ये वाली वैल्यू है 3,50,000। ओके। अब बच्चों इसमें यहाँ पे हमारे पास क्योंकि 2 बार यहाँ पे दिया हुआ है ना रेट ऑफ प्रॉफिट, तो इस वजह से इसको मैंने R1 का प्रॉफिट रेट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स, फर्स्ट 2 ईयर्स का जो प्रॉफिट रेट है ना वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला हमारे पास गिवन है। लेकिन बच्चों ये ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, हम इसको ना इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन बना के लिखते हैं। यहाँ पे देखें ये 7 4 ज़ार 28, 28 में 1 ऐड करेंगे तो 29/4 हो जाएगा। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 7.25% आ जाएगा। अच्छा बच्चों, और हमारे पास ये वाला जो प्रॉफिट रेट है ये कितने टाइम के लिए है, इसका टाइम भी गिवन है जो कि 2 ईयर है, ये भी मैंने लिख दिया। अब जो हमारे पास सेकंड रेट दिया हुआ है ना, रेट प्रॉफिट रेट जो दिया हुआ है अगले 5 ईयर्स के लिए वो है 8%, तो यहाँ पे वो मैंने लिख दिया। और टाइम 2 जो होगा सेकंड टाइम जो हमारे पास है वो 5 ईयर्स है। तो ये वाली वो वाली वैल्यूज थी जो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी और ये मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। ओके। जो ये वाला जो ब्लू ब्लू मैंने लिखा है ये भी क्वेश्चन का हिस्सा है। अच्छा, अब ना इस पे फार्मूला लगा के ना इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पे ना एग्जाम्पल नंबर जो आपके पास 14 है ना, ये सेम टू सेम इसी तरह की है। तो इस एग्जाम्पल को भी आपने याद रखना और ये वाला फार्मूला जो है ये भी आपने याद रखना है। इस चैप्टर की ये 1.3 से पहले जो आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की एग्जाम्पल्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी कर लेना। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना हम इसका फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट होता है आई, ये इक्वल होगा पी मल्टीप्लाई बाय R1 एंड मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइडेड बाय 100 के। अच्छा ये बच्चों हमारे पास फार्मूला। अच्छा ये ना इंटरेस्ट रेट हमारे जो इंटरेस्ट हमारे पास निकलेगा ना ये बेसिकली 2 टाइम्स निकलेगा, यानी कि एक हमारे पास इंटरेस्ट निकलेगा R1 T1 की मदद से और दूसरा एक इंटरेस्ट हमारे पास निकलेगा जो कि R2 और T2 की वजह से निकलेगा, यानी कि पहले 2 सालों का अलग और अगले 5 सालों का अलग। तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे I1 कह देता हूँ कि ये मेरे पास पहला इंटरेस्ट है। अच्छा, इसकी अगर मैं इस फार्मूले में वैल्यूज प्लग इन करूँ तो भला क्या, P की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 350 एंड अगेन 000 मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 मेरे पास जो रेट है ना वो है 7.25 और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से टाइम से, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय 100। बच्चों ये जीरो से ये 2 0 कैंसर, और अगर मैं इन ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास जो I1 है इसका आंसर आ जाएगा 50750 रुपीज़। ओके। अब बच्चों ये तो मेरे पास I1 निकल आया, अब मुझे फाइंड करना है I2 भी। ठीक है, I2 फाइंड करूंगा यानी कि अगले 5 सालों में जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करने लगा हूँ। अब अगले 5 सालों में उसको जो प्रॉफिट होगा उसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट उसका और मल्टीप्लाई बाय उसका टाइम भी और डिवाइडेड बाय 100। अब बच्चों चूंकि इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो सेम है यानी कि 350 एंड 000 मल्टीप्लाई इसका रेट जो हमारे पास है वो 8% है, मल्टीप्लाई टाइम इसका 5 ईयर्स के लिए है और डिवाइड हो जाएगा 100 पे। इसमें भी 2 0 से 2 0 कैंसिल और इसको जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक आंसर आएगा जो कि आंसर आया 140 एंड 000। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास इंटरेस्ट I1 निकला है ना, ये उसका इंटरेस्ट या प्रॉफिट जिसको आप समझ सकते हैं ये है उसका पहले 2 सालों का, और ये वाला प्रॉफिट है उसका अगले 5 सालों का। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट निकल आएगा
जो उसने 7 सालों में कमाया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो हमारे पास आई निकलेगा, टोटल इंटरेस्ट निकलेगा, वो बेसिकली इक्वल होगा I1 प्लस I2 के, और ये इक्वल आ जाएगा यानी कि 50,750, इसमें प्लस कर देंगे 140,000, और ये जो हमारे पास अमाउंट आएगी ये इक्वल आ जाएगी 19750 के। अच्छा, ये तो हमारे पास इसका टोटल इंटरेस्ट निकल आया है, लेकिन हमने ये असल में फाइंड नहीं करना था, हमने फाइंड करना था कि उसकी ना जो कहता है कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर, कि वो वाली टोटल अमाउंट फाइंड करें जो 7 सालों के बाद उसके पास होगी। तो क्वेश्चन में देखें ना, ये वाली जो प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हमने कहा हुआ है, ये वाली अमाउंट जो है ना क्वेश्चन में जो दी हुई थी, ये वाली अमाउंट तो उसके पास पहले भी थी, और अब उसको प्रॉफिट कितना हो चुका है, उसको जो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट हुआ है 7 सालों में वो ये हुआ है। तो ये वाला प्रॉफिट और वो पहले वाली अमाउंट, उसकी दोनों हम आपस में ऐड कर देंगे तो उसके पास मौजूदा जो अमाउंट है ना वो निकल आएगी। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख देते हैं कि उसकी जो टोटल अमाउंट है आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, वो कितनी होगी। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 350,000 और इसमें ऐड कर देंगे 190,750। बच्चों इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 540,750 के, और ये RS में, ठीक है। अब बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 7 सालों के बाद उसके पास 5,40,750 रुपये जो होंगे वो टोटल अमाउंट मौजूद होगी, उसका टोटल प्रॉफिट मिला के। ओके, तो बच्चों ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो की समझ आ रही है, लेक्चर की समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।